हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी। डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप घर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहें। सबसे पहले बात करें अपना अपन अब तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो समाप्त कर चुके हैं। आपको 7 वीडियो मैंने आपको दिए हैं और उनकी सहायता से हमने जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज है वो हमने सीख ली है उन वीडियो की सहायता से। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 4 लेसन है, लेसन नंबर 10, 11, 12 और 13। और इन 4 लेसनों का अगर अपन टोटल मार्क्स की बात करें तो 17 नंबर के हैं, तो 17 नंबर की हमारी ऑर्गेनिक है। तो आज से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन प्रत्येक दिन 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि वीडियो लंबा भी नहीं हो और अपनी प्रत्येक चीज क्लियर हो जाए। तो वो चीज अपन को ध्यान में रखनी है, ज्यादा कुछ अपन को करना नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, चलो अपन शुरू करते हैं अपनी केमिस्ट्री की। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसमें अपना आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लेसन नंबर 13। क्या कर रहे हैं? लेसन नंबर 13 कर रहे हैं। लेसन नंबर जो 13 है, इसका नाम अगर अपन बात करें, क्या नाम है इसका? नाम है इसका नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। बोर्ड पैटर्न के अनुसार कितने नंबर का है ये डियर स्टूडेंट? अगर बात करें 3 नंबर का। कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का। ठीक है भाई। चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया आपको? नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। यानी इसमें इसके अंतर्गत अपन ऐसे क्रियात्मक समूह का अध्ययन करेंगे जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होगा। कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे कि बात करें, सबसे पहले आता है इसमें एमीन के बारे में। एमीन, ठीक है भाई। एमीन जो सूत्र है उसका सूत्र होता है एमीन का RNH2। ठीक है, एमीन का सूत्र क्या होता है? RNH2। दूसरी बात अगर अपन इसमें करें, ठीक है भाई, दूसरी बात अपन इसमें करें वो होता है साइनाइड। दूसरा क्या होता है आपका इसमें? साइनाइड। साइनाइड का सूत्र होता है CN। आप इनमें दोनों में देख रहे हो, यहाँ पर एमीन में देख रहे हो। एमीन में क्या है? नाइट्रोजन। यानी कैसा क्रियात्मक समूह है जिसमें नाइट्रोजन है। और साइनाइड देख लो, इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन। इसमें भी आप क्या देख रहे हो? नाइट्रोजन। और इसमें भी क्या देख रहे हो? नाइट्रोजन। तो इस चैप्टर में अपन ऐसे क्रियात्मक समूह का अध्ययन कर रहे हैं जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है भाई, साइनाइड हो गया। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? इसके अलावा है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसोसाइनाइड की बात करें तो ये होता है आपका N∧C। तो इसमें भी आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहां भी क्या है? नाइट्रोजन। यहां भी क्या है? नाइट्रोजन है। आगे बात करें इसमें और कौन से हो सकते हैं? एक इसमें हो सकता है डाईएजोनियम लवण। ठीक है भाई। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5N2Cl। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5Cl। ठीक है भाई। यानी C2 का नहीं, C2 क्या हो जाएगा? C2 की जगह क्या है? C6। भाई आपको मैंने बताया था C6H5N2Cl, इसे अपन बोलते हैं डाईएजोनियम। लेसन नंबर 10 में हमने पढ़ा है। ठीक है भाई। तो क्या सूत्र हो जाएगा इसका? C6H5N2Cl। ठीक है भाई, ये हो जाएगा डाईएजोनियम लवण। तो इसमें भी देख रहे हो आप क्या है? नाइट्रोजन है। इसमें भी क्या है डियर स्टूडेंट? नाइट्रोजन। अगली बात करें इसमें और कौन सा समूह हो सकता है? और नाइट्रो हो सकता है। नाइट्रो हो सकता है। नाइट्रो में भी आप देखोगे कौन सा समूह है? नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये सब कैसे क्रियात्मक समूह है जिनमें नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। तो इस चैप्टर के अंतर्गत इन सभी का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये चीज अपन को इसमें पढ़नी। और एक इसके अलावा आता है यूरिया। यूरिया भी कैसा क्रियात्मक समूह अगर अपन बात करें इसमें ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन युक्त। तो ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि ये चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें अपन डिटेल से प्रत्येक चीज को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपन को करना क्या है कि इसमें अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन अपन कर रहे हैं। जो मैंने आपको पीडीएफ दी है ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक की। उसमें टोटल 106 क्वेश्चन मैंने दिए हैं।
कितने क्वेश्चन दिए हैं टोटल? 106 क्वेश्चन आपको दिए हैं। उन 6 क्वेश्चनों में अगर बात करें लेसन नंबर 13 में जो क्वेश्चन है वो कितने हैं डियर? 30 क्वेश्चन, यानी 30 मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर के लिए बताए। कितने टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 30 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट? 30 क्वेश्चन। और इन 30 क्वेश्चन के अलावा आपको अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन 30 क्वेश्चन से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बात करते हैं इन 30 क्वेश्चनों के अलावा कि सर हमको और कुछ पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, आपको यही सफिशिएंट है। इसके अलावा जो अपन डिस्कस करेंगे, मैंने आपसे बोला था प्रत्येक दिन 10 से 12 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। इन 30 क्वेश्चनों में अपन बात करेंगे मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जब पूरा एनालाइज अपन कर लेंगे तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अलग नहीं, इन 30 में से ही 10-12 क्वेश्चन। यानी किसी कारणवश अगर किसी स्टूडेंट को ये 30 क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो मैं इसमें 10-12 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इन 30 में से उनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करने। अगर आपने अच्छी तरीके से तैयार किए तो डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में से जो 3 नंबर है वो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं होगी और आसानी से अपन ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है डियर, तो ये बात हो गई। तो शुरू करते हैं आज से अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें लेसन नंबर 13 का। लेसन नंबर 13 का जो पहला क्वेश्चन है अपना वो है यूरिया। यूरिया का IUPAC नामकरण लिखिए। IUPAC नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसका IUPAC नाम लिखेंगे, अपन को क्या पता होना चाहिए इसका सूत्र। सूत्र क्या होता है इसका डियर? ये होता है NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। ये होता है, ये किसका सूत्र होता है? यूरिया का होता है। अब आप इस सूत्र में देख रहे हो 2 आपको क्रियात्मक समूह देखने को मिल रहा है। एक तो आपको ये समूह मिल रहा है, ये जो समूह ये इसको बोलते हैं अपन एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। और NH2 है, इसको अपन बोलते हैं एमीन। तो 2 क्रियात्मक समूह है। ये आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा 11th क्लास में। जब 2 क्रियात्मक समूह हो तो वेक्टर श्रेणी का अकॉर्डिंग अपन जो पहले आता है वेक्टर श्रेणी में उसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं। तो मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पर एमाइड को मानेंगे। किसको मानेंगे? एमाइड को। यानी ये हो गया मुख्य क्रियात्मक। और दूसरे जो क्रियात्मक समूह है उसको अपन मान लेते हैं प्रतिस्थापी। क्या मान लेते हैं डियर? प्रतिस्थापी। अब जिसको अपन ने क्या माना है? मुख्य क्रियात्मक समूह। भाई एमाइड को अपन ने क्या माना है? मुख्य क्रियात्मक समूह। जिसको अपन ने मुख्य क्रियात्मक समूह माना है उसको अपन काम में लेंगे उसका अनुलग्न। क्या नाम में लेंगे? अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब जो पीछे जुड़ते हैं। और जो प्रतिस्थापी अपन काम में ले रहे उसको उसका काम लेंगे अपन क्या? पूर्वलग्न। तो ये याद रखना, यदि आप किसी सूत्र में 2 क्रियात्मक समूह है तो मुख्य क्रियात्मक समूह का तो क्या काम में लेंगे अपन? अनुलग्न। और जो प्रतिस्थापी है, ठीक है, उसका अपन काम में लेंगे पूर्वलग्न। तो ये चीज आपको याद रखना। अब देखते हैं इसमें NH2 होता है एमीन। एमीन का पूर्वलग्न क्या होता है? एमिनो। क्या होता है डियर स्टूडेंट? एमिनो। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा? एमिनो। एमीन हो गया। यहां देख रहे हो कार्बन कितना? 1 है। कार्बन कितना? 1 है। तो इस कार्बन को 1 को कारण इसको क्या बोलेंगे? मैथ। मैथेनिक होता है। ठीक है। अब लास्ट में ये आप देख रहे हो ये ग्रुप कौन सा है? एमाइड का। तो एमाइड में अनुलग्न जो लगता है वो लगता है क्या? एमाइड। तो इसको अपन बोलेंगे मैथेनामाइड। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? मैथेनामाइड। तो ये नामकरण क्या हो जाएगा? अगर बात करें अपन किसका? यूरिया का IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा? एमिनोमेथेनामाइड। आपको जो मैंने PDF दी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की उसमें से हल्का सा करेक्शन कर लेना। मैंने आपको लिखा रखा है एमिनोमेथेनाइड लिखा रखा है। तो आपको क्या करना है? ना के बाद मा और जोड़ देना। क्यों? क्योंकि इसमें जो अनुलग्न लगेगा वो कौन सा लगेगा? एमाइड। ठीक है भाई, क्योंकि एमाइड क्या है? मुख्य क्रियात्मक। तो आसानी से आपको सिंपल सा यदि पूछा जाए कि यूरिया का IUPAC नामकरण क्या है तो आप बोल सकते हो एमिनोमेथेनामाइड।
किस प्रकार मैंने बताया उस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। तो ये अपना हो गया आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन आज का दूसरा क्वेश्चन। देखिए डियर, अब जो मैंने आपको पीडीएफ दी है तो उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चनों का क्रम लिखा रखा है, तो वो क्वेश्चनों का क्रम न लेके हुए मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं जो एक ही तरह के हैं। जैसे सूत्र एक तरह के हैं, जो एक ही क्रम के क्रम, उन क्वेश्चनों को मैं एक साथ ले रहा हूं। तो ये मत सोचना कि एक साथ में इन क्वेश्चनों को जो ले रहा हूं तो इनका क्रम जैसे पीडीएफ मैंने आपको दे रखी उसी क्रम से नहीं, सुविधा के अनुसार ऐसे क्वेश्चन जो एक ही तरह के क्वेश्चन है उनका मैं रिवीजन एक साथ करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सूत्र का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिल्सबर्गर अभिकर्मक क्या है? भाई क्या है अगला क्वेश्चन आपका? हिल्सबर्गर अभिकर्मक क्या है? तो सबसे पहले अगर इसका नाम अगर अपन बात करें, हिल्सबर्गर को बोलते हैं एरिन बेंजीन एरिन सल्फोनिल क्लोराइड। अर्थात जैसे अपन बोल सकते हैं इसमें एरिन, जैसे अपन बोल सकते हैं बेंजीन। ठीक है भाई, कैसे बोल सकते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है भाई, ये तो हो गया हिल्सबर्गर अभिकर्मक क्या है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? बेंजीन को अपन लिखते हैं C6H5, सल्फोनिल को लेंगे SO2 और Cl। ये हो गया इसका सूत्र। बात करें इसका संरचना सूत्र क्या है? बेंजीन की संरचना बना दीजिए इस तरह से, ये बेंजीन हो गया। ठीक है, और इस बेंजीन में आपको क्या जोड़ देना है? S, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया C। यदि आपको ये सूत्र याद नहीं होता है तो ये संरचना सूत्र आप बना सकते हो और इसकी सहायता से आसानी से आप हिंस अभिकर्मक को समझा सकते। तो आसानी से आपसे पूछा जाए हिंस अभिकर्मक क्या है तो आप ये बोल सकते हो हिल्सबर्ग अभिकर्मक क्या है? एरिन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है भाई, इसका सूत्र बात करें तो सूत्र क्या होता है? C6H5SO2Cl। संरचना सूत्र आप इस तरीके से बना सकते। और क्या बात है इसमें? इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यानी ये तीनों प्रकार के जो एमीन है, 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया? प्राथमिक एमीन, 2 डिग्री का मतलब हो गया द्वितीयक एमीन, 3 डिग्री का मतलब क्या हो गया? तृतीयक एमीन। ये तीनों प्रकार के जो एमीन है इनका विभेद, यानी इनको अलग अलग कि ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, ये तृतीयक एमीन है, इन सभी का जो अंतर अपन जो करते हैं वो इस अभिकर्मक की सहायता से करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, उस अभिकर्मक का नाम बताइए जिसकी सहायता से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमीन है उसमें विभेद किया जा सकता है। तो उस अभिकर्मक का नाम अपन क्या बोलेंगे? हिल्सबर्ग अभिकर्मक। क्या बोलेंगे उसको अपन? हिल्सबर्ग अभिकर्मक। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आपके 2 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। अब बात करते हैं इसमें अपन तीसरा क्वेश्चन। अगला देखिए, 2 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या करें, एक ही तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें एक ही तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन अपन इसमें लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना? तीसरा क्वेश्चन जो है अपना वो है एथिल आइसोथायोसाइनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एक ही तरह के क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से याद कर सकते हो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और बात करें इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। हाँ जी, बात करें एथिल आइसोथायोसाइनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए।
एथिल आइसोथायोसाइनेट, इसको बोलते हैं CH3 CH2। एथिल को अपन ने बोल दिया, आइसोथायो को बोल देते हैं अपन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ये हो गया हमारा क्या डियर स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एथिल आइसोथायोसाइनेट। क्या होता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट क्या होता है, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन सिंपल से यदि आपसे पूछा जाए एथिल आइसोथायोसाइनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप इसको बता सकते हो आसानी से। इसी से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है जो पूछा जाता है, चौथा क्वेश्चन। यदि आपसे ये पूछा जाए, बात करें अपन कि सरसों के तेल की गंध वाले, तेल की गंध वाले कार्बनिक यौगिक, गंध वाले कार्बनिक यौगिक, गंध वाले कार्बनिक यौगिक का नाम लिखिए, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना चौथा क्वेश्चन है आज का, चौथा क्वेश्चन क्या है, सरसों के तेल की गंध वाले कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। या तो आप ऊपर वाला जो मैंने आपको भी बताया था ये लिख सकते हो, या इसको थोड़ा सा चेंज करके आप क्या कर सकते हो भाई, एथिल को मैं क्या लिख सकता हूं, आर का मतलब हो गया एल्किल समूह, ठीक है। सेम ये लिख देंगे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आर को क्या बोलते हैं अपन, एल्किल, तो हो जाएगा एल्किल, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसो, आगे क्या बोलते हैं उसको, थायो और साइनेट, ठीक है भाई। तो अपन बात करें इसमें एल्किल थायोसाइनेट, ये किस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें गंध किसकी होती है, सरसों के तेल, जैसे सरसों के तेल में गंध आती है उसी प्रकार इस कार्बनिक यौगिक में गंध आती है, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें, 5वां क्वेश्चन जो अपना, वो भी इसी तरह का सूत्र का क्वेश्चन है आपका। एक तरह के क्वेश्चन को मैं एक साथ करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए याद करने में, और आपको आसानी से ये चीजें कंप्लीट हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट को किसी भी बात में दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं है, ठीक है भाई। बात करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है आपका क्लोरोपिक्रीन का सूत्र लिखिए, क्लोरोपिक्रीन का सूत्र लिखिए। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र की अपन बात करें तो इसका सूत्र होता है CCl3.NO2। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट, CCl3.NO2। इसका नाम होता है, दूसरा अपन इसको बोल सकते हैं अश्रु गैस। क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, अश्रु गैस, ठीक है। तो ये सिंपल से 5 क्वेश्चन जो मैंने बताए सूत्र संबंधित क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो इंपॉर्टेंट है अगर अपन बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन इस चैप्टर में ये जो मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है, वो अपन को पढ़ के ही जाने, वो आपको इस साल बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो छठा क्वेश्चन है अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस साल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये वाला। छठा क्वेश्चन है आपका कि एनिलीन की क्षारकता, एनिलीन की क्षारकता अमोनिया से कम होती है, क्यों? क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। एलिनीन की क्षारकता अमोनिया से क्या होती है, कम होती है, यानी जो एलिनीन होता है वो अमोनिया से कम क्षारीय होता है, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हो मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
पहला अगर अपन बात करें इसमें मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं पूरे चैप्टर में 10 या 12 क्वेश्चन बताऊंगा, 30 में से 30 तो मोस्ट क्वेश्चन है ही, इनमें से मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने बताऊंगा, 10 और 12। अगर आप किसी भी कारणवश उन 30 को कंप्लीट नहीं कर पाते तो 10 और 12 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उनको तो इस चैप्टर में आप पढ़ जाना, डेफिनेटली आपके इस चैप्टर में से किसी प्रकार के नंबर नहीं कटेंगे। हाँ जी, तो एनिलीन, तो सबसे पहले एनिलीन का सूत्र अपन को पता होना चाहिए। तो अपन को पता है ये बेंजीन वाले हो गई, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहां पर क्या जोड़ देंगे अपन, NH2, ठीक है भाई, ये हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है भाई, ये बात हो गया। अब इसमें बात कर रहे हैं इसमें अपन अमोनिया, NH3, ये भी क्या हो गया आपका, अमोनिया हो गया। तो सबसे पहले ये, यानी ये डायग्राम अपन को ये बता रहा है, क्या बता रहा है ये डायग्राम अपन को, ये बता रहा है कि एनिलीन की क्षारकता कम होती है किससे, अमोनिया से। क्यों, अपन को देख के पता चल रहा होगा। आपको पता है एनिलीन, अब इसमें एनिलीन में क्या है, अनुनाद है, यानी ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहां आएंगे, नीचे आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें बेंजीन वाले आएंगे। तो लोन पेयर जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड कहां चल जाएगा, इधर चल जाएगा, और यहां पर इस चीज पर क्या आ जाएगा, माइनस। आपको याद है जब मैंने आपको जीओसी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था अनुनाद के दो प्रभाव होते हैं, एक तो प्लस आर प्रभाव और एक माइनस आर प्रभाव, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रभाव होगा, प्लस आर प्रभाव, यानी इसमें अपन देखेंगे कि ये जो बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो रही है किसके कारण, ये जो आप देख रहे हो बेंजीन वलय पर ऊपर जुड़ा हुआ है NH2, इसमें जो नाइट्रोजन है इस पर क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इस बेंजीन वलय, ये बेंजीन जो वलय ये इन लोन पेयर को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, और अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इस नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो क्या आ जाते हैं, जो लोन पेयर है वो कहां चल जाते हैं, इस बेंजीन वलय पे चल जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और जैसे इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी तो इसकी अपन बोल सकते हैं इसकी क्षारकता में भी क्या आएगी, कमी आएगी। यही कारण है कि एनिलीन की जो क्षारकता है वो अमोनिया से कम होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता अमोनिया में, क्योंकि अमोनिया में कोई बेंजीन वलय नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल सा आप आंसर लिख सकते हो। सबसे पहले ये डायग्राम आपको ये बताना है, इसके बारे में आप ये बोल सकते हो कि एनिलीन में जो NH2 समूह होता है उसमें जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन वलय, उन लोन पेयरों को बेंजीन वलय अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण हम ये बोल सकते हैं इसकी क्षारकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही कारण है कि एनिलीन की जो क्षारकता वो अमोनिया से क्या होती है, कम होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार लगा लीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, इसमें 7वां क्वेश्चन, वो भी आपका मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका एमीन, एमीन की क्षारकता, एमीन की क्षारकता अमोनिया से अधिक होती है, अमोनिया से अधिक होती है, अधिक होती है, क्यों। तो ये भी आपका मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मोर आईपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी आप ये लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है इस साल। बात करें एमीन की क्षारकता, ठीक है। तो सबसे पहले एमीन में बात करूं तो एमीन में ये लिख सकता हूं RNH2, अमोनिया क्या हो जाएगा NH3, यानी इस पर ये 2 लोन पेयर। इसको सूत्र के रूप में किस प्रकार लिख सकता हूं, ये N हो गया, ये H हो गया, नीचे H हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये R हो गया, इसमें ये N हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और ये भी क्या हो गया, H हो गया, ठीक है भाई। तो आप इसमें ये देख रहे हो, अब इसमें देख रहे हो, यहां पर तो अपन देख रहे हैं, यहां पर इसमें इस नाइट्रोजन पर तीनों क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहां पर 2 हाइड्रोजन और एक है R। R का मतलब होता है एल्किल समूह। क्या होता है डियर स्टूडेंट, एल्किल समूह। एल्किल समूह जानते हो आप, यानी एल्किल में एक हाइड्रोजन अपन निकालते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एल्किल समूह। जैसे कि बोला जाता है मैथिल,
मैथिल यानी CH3। बात करें एथिल यानी C2H5। तो यहां पर यदि मैथिल जुड़ा हो या एथिल जुड़ा हो, तो अगर अपन को पता है, ये भी अपन जानते हैं कि एथिल हो मैथिल हो जितने भी एल्किल समूह है वो कौन सा प्रभाव रखते हैं, प्लस आई प्रभाव। आपको मैंने बताया था, याद हो जीओसी में मेरा बताया था, पेंडिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। पेंडिक प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक प्रभाव होता है आपका प्लस आई प्रभाव और एक होता है माइनस आई प्रभाव। एक तो होता है प्लस आई प्रभाव और एक क्या होता है माइनस आई प्रभाव। बात करें प्लस आई प्रभाव में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। माइनस आई प्रभाव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर आकर्षण। तो ये जो आर समूह है ये क्या इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा किसको देगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है ऑलरेडी, तो इसके पास और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यानी अपन ये बात कर रहे हैं कि इस आर के कारण, यानी इस एल्किल समूह के कारण एमीन में, एमीन का जो नाइट्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी। और इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि के कारण अपन बोल सकते हैं इसकी क्षारकता भी क्या होगी? अधिक होगी। भाई इसमें अमोनिया के पास, अमोनिया में अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन पर केवल लॉन पेयर, ये तीनों कोई भी, यानी ये तीनों हाइड्रोजन इसको कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन यहां पर ये जो आर समूह है, एल्किल समूह, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? नाइट्रोजन को देंगे। और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो ऑलरेडी इसके पास लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। और वृद्धि होने के कारण इसकी क्षारकता क्या होगी? अधिक होगी। यही कारण है कि एमीन की क्षारकता अमोनिया से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है भाई, तो एक लाइन में इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर अपन बोल सकते हैं कि एमीन में प्लस आई प्रभाव वाला समूह उपस्थित होता है, ठीक है, प्लस आई समूह, प्लस आई में प्रभाव वाला समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह? एल्किल समूह, जिसके कारण इसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और उसके कारण अपन ये बोल सकते हैं कि एमीन की क्षारकता किससे ज्यादा होती है? अमोनिया से। ठीक है भाई, क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है आपको, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें 8वां क्वेश्चन, अगर अपन इसमें देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि एमीन जल में विलय है। एमीन जल में विलय है, विलय है क्यों? भाई बात की जाती है कि एमीन जो है वो जल में विलय है क्यों, इसका कारण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको भी। तो 8वां क्वेश्चन है आज का अपना, एमीन जल में विलय है क्यों। आपको पता है एमीन का सूत्र मैंने आपको बताया था, RNH2 होता है। RNH2 ये डबल बॉन्ड, इस पे क्या हो गए? ये लॉन पेयर लगे हुए। ठीक है भाई, तो इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूं, जैसे R हो गया, इसमें ये हो गया N, ये हो गया आपका H, और ये भी क्या हो गया आपका H। ठीक है भाई, इस तरह से लिख दिया। यहां पर अपन बात करें, ये इसके क्या हो गए? लॉन पेयर। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, तो इसको सूत्र के रूप में मैं लिख देता हूं OH और OH। ठीक है भाई, आपको पता है यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होगी, तो ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके कारण इस पर क्या हो जाएगा? आंशिक धनावेश, सॉरी आंशिक ऋणावेश, और इस पर क्या हो जाएगा? आंशिक धनावेश। ठीक इसी प्रकार अगर अपन बात करें तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर आंशिक ऋणावेश, और इस पर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। तो इस हाइड्रोजन पर और इस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को बोलेंगे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि एमीन क्या है? जल में विलय। भाई एमीन, अपन ने यही तो बोला कि एमीन जल में विलय है क्यों। जल में मैंने बोला तो जल में घुलकर क्या बना रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्यों भाई सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड? क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है H का फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनेगा? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो आसानी से सिंपल सा हम जवाब दे सकते हैं कि एमीन अगर बात करें जल में क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए वो जल में क्या होता है? विलय होता है। उसके बाद इस डायग्राम के द्वारा अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने 8 क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 6, 7, 8 अगर अपन बोले तो मोर इंपोर्टेंट के क्वेश्चनों में ये तीनों क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अपन। एमीन की जल में विलेयता का क्रम लिखिए। कहने का मतलब एक सिंपल सा इस क्वेश्चन का मतलब मिस्टर अंकित शर्मा, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर, ठीक है भाई। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एमीन की जल में विलेयता का क्रम, यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि हमसे ये पूछा जाएगा कि एमीन की जल में विलेयता का क्रम क्या होता है, यानी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इन तीनों एमीन में से जल में कौन ज्यादा विलेय है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन। आपको पता है RnH2, ये क्या होता है आपका एमीन, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे प्राथमिक एमीन। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन कम करना है और R बनाना है, एल्किल समूह में वृद्धि करनी है। अगर R 2 हो गए तो हाइड्रोजन कितना रहे, 1 हटा दिया अपन ने, तो NH ये हो गया आपका 2 डिग्री एमीन। बात करें अगर अपन इसमें करें, अगर 3 डिग्री बनाना है तो R3N, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री एमीन, ये हो गया 2 डिग्री एमीन, ये हो गया आपका 3 डिग्री एमीन, ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक इसमें सिंपल सी बात अपन इसमें करते हैं। अब इस R की जगह में एक एल्किल समूह ले लेता हूं। मान लीजिए R के लिए मैंने ले लिया CH3, तो CH3NH2, तो ये हो गया प्राथमिक, ठीक है। अगर इसकी जगह अपन कर सकते हैं, कितने लेने हैं CH3 समूह, 2 लेने, CH3 2 और NH, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। इसके बाद इसमें CH3 कितने लेने हैं, 3 लेने, R3 है ना इसमें, तो कितने लेने हैं, 3, ये हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, ये तो जनरली अपन ने लिख दिया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन अपन ने लिख दिया, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन। इसको R की जगह मैंने क्या कर दिया, CH3 लिख दिया, एल्किल समूह लिख दिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जल में कौन अधिक विलेय है, यानी विलेयता का क्रम सबसे ज्यादा अधिक विलेय कौन सा होगा। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखना, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है या एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी जल में विलेयता क्या होती है, कम होती है। आप देखोगे प्राथमिक एमीन में केवल एक एल्किल समूह है, द्वितीयक एमीन में 2 है और इसमें 3 है। तो अर्थात ये मैं बोल सकता हूं तृतीयक जो एमीन है वो जल में कम विलेय होगा। सबसे ज्यादा विलेय कौन होगा, प्राथमिक एमीन। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे कम एल्किल समूह, एक एल्किल समूह है, 2 एल्किल समूह किसमें, द्वितीयक एमीन में, और 3 एल्किल समूह किसमें, तृतीयक एमीन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एक सीधी सी सिंपल सी बात याद रखनी है। एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने पर या इनके आकार में वृद्धि होने पर जल में विलेयता इनकी क्या होती है, घटती है। तो यही कारण है तृतीयक एमीन जो है, तृतीयक एमीन वो जल में क्या होगा, कम विलेय होगा। क्यों, आपको अभी मैंने बताया था एमीन जल में विलेय क्यों है, क्योंकि ये जल में हाइड्रोजन बंध बनाता है। अगर एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही कारण है कि अगर अपन बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जल में जो विलेय होगा वो कौन सा होगा, प्राथमिक एमीन होगा। कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, प्राथमिक एमीन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आज का अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और ये चारों क्वेश्चन अगर अपन बात करें मोर इंपोर्टेंट में आते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से, वैसे मैंने आपको जो 9 क्वेश्चन अभी तक बताए हैं ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लेकिन अगर अपन बात करें मोर इंपोर्टेंट की तो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो और ज्यादा इंपोर्टेंट, तो उनको तो आपको अच्छी तरीके से देखना है। सिंपल से 10 क्वेश्चन अपन डेली करेंगे, इजीली आपकी क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन है अपना, बात करते हैं एमीन, सॉरी निम्नलिखित एमीन के कथनांकों का बढ़ता क्रम लिखिए, बढ़ता क्रम लिखिए। समझे भाई मेरे कहने का मतलब है, क्वेश्चन मेरा क्या है कि आपको ये बताना है कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, इन तीनों एमीनों में सबसे ज्यादा किसका कथनांक होगा और क्यों। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, एमीन लिख लेते हैं R3N, ये कौन सा हो गया आपका तृतीयक एमीन, ठीक है 3 डिग्री। R2NH ये कौन सा हो गया आपका 2 डिग्री एमीन, और RNH2 ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री एमीन। क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 1 डिग्री।
अब आपको इसमें एक सिंपल सी बात याद रखनी, क्या, जैसे जैसे हाइड्रोजन की संख्या, यानी जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी वहां अपन बात करें उसका कथनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। उसका कथनांक भी डियर स्टूडेंट क्या होगा, अधिक होगा। तो एक सिंपल सी बात है आपको याद रखनी है, इसमें क्या याद रखनी है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। जिसमें क्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। आप देख रहे हो प्राथमिक जो एमीन है, इस प्राथमिक एमीन में देख रहे हो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। द्वितीय एमीन में हाइड्रोजन कितना है, 1, और तृतीय एमीन में हाइड्रोजन है ही नहीं। तो एक सिंपल सी बात अपन ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री एमीन का कथनांक ज्यादा होगा किससे, 2 डिग्री से। 2 डिग्री का कथनांक ज्यादा होगा किससे, 3 डिग्री। तो अगर अपन बात करें एमीन में कथनांकों का क्रम क्या होगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री से कम किसका होगा, 2 डिग्री का। 2 डिग्री का बात करें 3 डिग्री। तो ये क्रम होगा। सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें कथनांक किसका होगा, सबसे ज्यादा कथनांक होगा 1 डिग्री का, उसके बाद किसका होगा, 2 डिग्री का, और उसके बाद क्या होगा, 3 डिग्री का। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया अपने आज के 10 क्वेश्चन। बहुत सिंपल तरीके के 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और ऐसे ही अपन बहुत सिंपल तरीके से प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन अपन तैयार करेंगे। आज ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे ये वीडियो शॉर्ट रहे ताकि आपको देखने में भी सुविधा रहे। ठीक है भाई। 10 क्वेश्चन है सिंपल। मैंने लास्ट के जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो आपको अच्छी तरीके से करना है। मैंने आपको बताया 5 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं, 5-6 क्वेश्चन और बताऊंगा इसमें जो मोर इंपोर्टेंट है, जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। ओके डियर स्टूडेंट। तो अपन अब कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, और आगे क्वेश्चन की चर्चा अपन वहीं करेंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आगे जो अपन चर्चा करेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को आप तुरंत कंटिन्यू देखें, क्योंकि बाद में जैसे ही अपना रिवीजन खत्म होगा लेसन नंबर 13 का, मैं इन वीडियो को क्या कर दूंगा, प्राइवेट। तो सभी स्टूडेंटों से मेरा ये कहना है कि आप जैसे मैं डेली की डेली 10 आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो उनको आप तुरंत क्लियर करते चले। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा जैसे दूसरा जो वीडियो लाऊंगा उसमें उस क्वेश्चन पर अपन दोबारा चर्चा करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, यही आशा के साथ फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई वीडियो। ओके, गुड लक एंड सी यू।